हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट के वीडियोस को दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो निश्चित रूप से हमें आशा है कि आपने पार्ट 1 देख लिया है। तो आइए बिना किसी समय को गंवाएं हम चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट के पार्ट 2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये सारे क्वेश्चन एक ही टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं। यानी जल में अगर बैक्टीरिया उपस्थित हैं, जीवाणु हैं, तो कौन से पदार्थ का हम प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर या इसी को हम एक और नाम देते हैं विरंजन चूर्ण या विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखेंगे, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। अगर इसका हम रासायनिक सूत्र की बात करें तो देखें, होता है CaOCl2, ये इसका फार्मूला है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CaOCl और फिर बाहर ऐसे Cl लगा करके भी लिखते हैं। तो ये हो गया इसका। और अगर इसके हम रासायनिक नाम की बात करें तो इसका नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ठीक, तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट और जिसका अणु सूत्र है CaOCl2, या इसको लिख सकते हैं Ca कोष्टक में OCl और फिर कोष्टक के बाहर Cl। ये सारे क्वेश्चंस आपके ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड ही हैं। और देखेंगे 2011, 14, 13, 12, 13, 13, 14, 17, 18 लगभग सभी वर्षों में ब्लीचिंग पाउडर से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए ही हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सारे क्वेश्चन को वन वे में देखेंगे और ये क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हल हो गया, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा कह रहा है, ब्लीचिंग पाउडर को तन एसिटिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। यानी कि हमको क्या करना है, इसका रासायनिक समीकरण देखना। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है, देखेंगे CaOCl2 प्लस क्रिया किससे करता है, एसिटिक अम्ल से, यानी CH3COOH। तो यहां पर ऐसे कर लेंगे। अब ये रासायनिक क्रिया होगी, देखें क्या बनता है। पहले बनेगा आपका Ca और कोष्टक के अंदर जाएगा CH3COO, कोष्टक बंद करेंगे और 2 लगा देंगे। अब वो बच गया H2, तो ये बनाएगा H2 और एक ऑक्सीजन यहां से लेगा तो बनाएगा जल। और बच गया क्या, यहां पर देखेंगे Cl2, तो Cl2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो कुछ इस तरह से रासायनिक क्रिया होगी। जब ब्लीचिंग पाउडर को हम एसिटिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो ये बनेगा कैल्शियम के साथ, ये जो बनेगा CaCH3COO का होल ट्वाइस प्लस H2O बनेगा और क्लोरीन गैस बाहर निकलेगा। यानी अगर कैल्शियम हाइपोक्लोराइट यानी ब्लीचिंग पाउडर को हम CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो हमको मिलेगा CaCH3COO का होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस Cl2। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे। इसका भी देना है, तो देख लेते हैं CaOCl2, ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराएंगे तो सिंपल क्या करता है, CaCO3 बना लेता है। CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट और बचेगा Cl2 और Cl2 गैस बाहर निकल जाएगी। कुछ इस तरह का रिएक्शन होगा। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए 27, विरंजक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से कौन सी गैस बनती है। यानी फिर से विरंजक चूर्ण है, यानी CaOCl2 प्लस किसके साथ करना है, तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, यानी H2SO4 के साथ क्रिया करेंगे तो CaSO4 बन जाएगा। देखेंगे CaSO4 बन जाएगा, H2 बचा, O बचा,
मिलकर के बना लेंगे जल H2O, और बच गया यहाँ पर सिर्फ क्लोरीन, क्लोरीन हो जाएगा आपका बाहर। इस तरह से ये रासायनिक अभिक्रिया भी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रासायनिक अभिक्रिया है, इसको आप 1-2 बार देख लेंगे, आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन पूछा गया विरंजक चूड़ पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो गैस निकलेगी कौन सी? क्लोरीन गैस निकलती है। देखेंगे अब यह विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम लिखिए। तो विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम हमने यहाँ पे लिख दिया था, क्या नाम है इसका? देखेंगे, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट हो गया। और अगर रासायनिक नाम लिख लिया, इसका रासायनिक सूत्र भी याद कर लेंगे, और रासायनिक सूत्र सिंपल वाला है CaOCl2, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको हम CaOCl को कोष्टक के अंदर फिर एक क्लोरीन को बाहर रख देंगे। दोनों तरह से कैसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। विरंजक चूड़ के निर्माण का रासायनिक समीकरण तथा उसके गुणों को बताना है। 2017-18, 2011 से 2018 तक ये क्वेश्चंस लगातार इससे पूछे गए हैं। तो ये लास्ट में देख लेते हैं, विरंजक चूड़ का निर्माण कैसे करेंगे। बुझा हुआ चूना लेंगे, यानी CaOH का होल ट्वाइस। बुझे हुए चूने में हम क्या करते हैं? क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देते हैं, और जब क्लोरीन गैस प्रवाहित कर लेते हैं तो हमको मिल जाता है CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइट और प्लस H2O, यानी हमको यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है। यानी लिखना है तो क्या लिखेंगे विरंजक चूड़ निर्माण के बीच कि बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर हमें ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है। ये उसकी रासायनिक अभिक्रिया की जो रिएक्शन हो गए उसका ये रिएक्शन आपको दिखाया गया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना, और ये क्या है आपका? क्लोरीन है, इसमें प्रवाहित कर देंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर हमको मिल जाता है। गुड़ का राय, इसका क्या गुण है? तो गुड़, आइए अब इसके गुण को भी देख लेते हैं। तो अगर गुड़ की बात करें तो सबसे पहले यह क्या करेंगे? जल को शुद्ध करने में या इसको जीवाणु रहित बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग देखेंगे तो क्लोरीन गैस या क्लोरोफार्म बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा, विरंजन में भी इसका उपयोग किया जाता है, विरंजन में भी प्रयोग किया जाता है। विरंजन क्या है? मुलायम वस्तुओं जैसे कपड़ा, पुष्प, लकड़ी इत्यादि से ये क्या करता है? रंग को उड़ा देता है। ठीक है। कीटनाशक के रूप में भी हम इसका उपयोग करते हैं, ये भी याद रखेंगे, कीटनाशक के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार ये कुछ इसके उपयोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या है? इसके बनाने की विधि एवं 2 रासायनिक गुणों को लिखिए। और ये जितने भी क्वेश्चंस लिखे गए हैं सब किसी न किसी तरह से बेकिंग पाउडर से ही रिलेटेड है। तो हम बेकिंग पाउडर को पहले पढ़ लेते हैं, सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तो याद रखेंगे बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर को ही हम खाने का सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं। याद रखेंगे कहीं क्वेश्चन में बेकिंग पाउडर देगा, किसी क्वेश्चन में खाने का सोडा दे देगा। तो ये बात याद रखना है कि बेकिंग पाउडर को ही हम खाने का सोडा कहते हैं। अगर इसके रासायनिक नाम की बात करें, रासायनिक नाम की बात करें तो बेकिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, बेकिंग पाउडर को ही हम खाने का सोडा कहते हैं और इसका जो रासायनिक नाम होता है उसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और अगर रासायनिक सूत्र की बात करें हम, रासायनिक
सूत्र की अगर बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होगा वो होगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी को हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, अब कह रहा है इसके बनाने की विधि और 2 रासायनिक गुणों को लिखिए। तो अगर हम बनाने की विधि पे जाएं, बनाने की विधि, ठीक, तो इसके बनाने की 2 विधियां हैं। एक तो प्रयोगशाला में बनाई जाती हैं और दूसरे औद्योगिक स्तर पर बनाई जाती है। तो दोनों को हम देख लेते हैं। पहले क्या देख लेते हैं, प्रयोगशाला में बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि जिसको हम कहेंगे। ठीक, अब प्रयोगशाला विधि में देखेंगे हम क्या करते हैं, इसमें हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट को जल में घोल देते हैं, यानी सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा मिल जाता है। रासायनिक समीकरण देखिए प्रयोगशाला विधि का, हम क्या लेंगे, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट लेंगे सॉलिड फॉर्म में, और इसको हम जल में घोल देंगे यानी H2O में, ये हो जाएगा आपका लिक्विड फॉर्म में, और इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे 2NaHCO3 हमको मिल जाएगा सॉलिड फॉर्म में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा मिल जाएगा, खाने का सोडा मिल जाएगा। ठीक, एक तो ये हो गया प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में क्या लिखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे औद्योगिक निर्माण भी देख लेते हैं, साथ ही साथ पूछ देगा कभी कभी औद्योगिक निर्माण कैसे करेंगे हम। तो औद्योगिक निर्माण के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हम कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस को प्रवाहित करते हैं। कहने का मतलब यह है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की अभिक्रिया हम अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कराते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा प्राप्त होता है। तो इसका भी रासायनिक समीकरण देख लीजिए। क्या करेंगे, हम लेंगे NaCl सॉलिड फॉर्म में है, H2O लिक्विड फॉर्म में लेंगे, और इन दोनों के विलयन में हम क्या करेंगे, NH3 गैस फॉर्म में रहेगा प्लस CO2 भी गैस फॉर्म में रहेगा, क्रिया करा देंगे, जिसके फलस्वरूप हमें NaHCO3 सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा, और NH4Cl जो होगा वो एक्वस फॉर्म में होगा जो जल में घुला हुआ रहेगा। इस तरह से हमको सॉलिड फॉर्म में खाने का सोडा मिल जाएगा, खाने का सोडा मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, प्रयोगशाला विधि में सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर हमें खाने का सोडा मिलता है। और अगर औद्योगिक निर्माण करना है तो हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की अभिक्रिया हम अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कराएंगे, जिसके फलस्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा सॉलिड फॉर्म में हमको मिल जाएगा। अब क्या करें, इसके 2 रासायनिक गुणों को लिखिए। तो रासायनिक गुण में कुछ भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे, इसी में से जो ये नीचे की क्वेश्चन उसी को हम लिख लेंगे। रासायनिक गुण देखिए, रासायनिक गुण देखेंगे तो रासायनिक गुण में हम पहला लिख लेंगे कि सोडियम का ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के सोडा को गर्म करने पर, खाने के सोडा को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, ऐसे भी लिख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट भी प्राप्त होता है, देख लेते हैं, इसको कुछ भी लिख सकते हैं। अब खाने का सोडा है 2NaHCO3 है, इसको हम हीट कर देंगे तो मिलेगा हमको Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। इस तरह से ये हो जाएगा, तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाएगी। या ऐसे भी लिख सकते हैं, खाने के सोडा को गर्म करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में ठोस अवस्था में
और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवस्था में प्राप्त हो सकती है। खाने दूसरा लिख सकते हैं रासायनिक गुण में क्या लिख सकते हैं, दूसरा हम लिख सकते हैं कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है यानी खाने का जो सोडा होता है, खाने का सोडा अम्ल से क्रिया करके क्या बना देता है, फिर हमको खाने के साथ अम्ल से क्रिया करके क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देख लेंगे इसका भी रासायनिक समीकरण देखिए, NaHCO3 क्या हम क्रिया करा देंगे HCl से, अम्ल है HCl, जो ही क्रिया कराएंगे तो सोडियम क्लोरीन के साथ चला जाएगा NaCl बन जाएगा, और जो H रहेगा H और O मिलकर बना देंगे H2O प्लस क्या मिल जाएगा आपका CO2। ये गैस फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में, और ये आपका हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। तो इस तरह से ये आपके मिल जाएंगे। तो ये दो आपके रासायनिक अभिक्रिया या जो रासायनिक गुण दो हो गए। इस तरह से देख लेंगे बेकिंग पाउडर को ही हम खाने का सोडा कहते हैं, रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, रासायनिक सूत्र जो है NaHCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बनाने की प्रयोगशाला में क्या करेंगे, हम सोडियम कार्बोनेट के जल विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करेंगे तो खाने का सोडा हमको मिल जाएगा। औद्योगिक निर्माण करना है तो NaCl के जली विलयन में हम कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस से क्रिया करा देंगे तो हमको खाने का सोडा मिल जाएगा। और कह रहा है कि दो रासायनिक गुणों को लिखिए, तो खाने के सोडा को गर्म करने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, ये लिख करके हम ये वाली रासायनिक से कुछ भी लिख सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट मिल सकता है, ये सभी लिख सकते हैं। खाने का सोडा है, अम्ल से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, ये रासायनिक क्रिया लिख सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो था ये सॉल्व हो ही गया। ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चंस है ये कम से कम 4 मार्क्स आपको दे के जाएगा अगर इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं तो। दूसरा क्वेश्चन है खाने का सोडा बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो खाने का सोडा बनाने का रासायनिक विधि ये है, इसको लिख सकते हैं, प्रयोगशाला विधि है इसको लिख सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा इससे। यानी प्रयोगशाला बनाने की विधि, प्रयोगशाला में बनाने की जो विधि है उसको लिख दें, सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमको खाने का सोडा मिल जाता है। ये हो गया। इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, खाने को सोडा को जब हम गर्म करते हैं तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। और क्या पड़ता है इसके लिए हम ये वाला क्वेश्चन लिख दे, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको हम गर्म करते हैं तो गर्म करने में क्या मिलेगा हमको, सोडियम कार्बोनेट H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन को भी आप इसके द्वारा कर सकते हैं। फिर कह रहा है खाने के सोडा को गर्म करने पर क्या होता है उसका रासायनिक समीकरण देना है, यानी फिर यही वाला, यानी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा, कि अगर 2NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो देख लेंगे Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 ये होगा आपका, यानी सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, जल मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमको प्राप्त हो जाती है। ये सारे गैस फॉर्म में हो जाएंगे, ये भी गैस फॉर्म में ही आपको मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपके हो गए। यानी खाने का सोडा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से रखेंगे, याद रखेंगे ये क्वेश्चन। सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट सॉरी यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने के सोडा को गर्म करने पर, इस क्वेश्चन को आप एकदम याद कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार पूछा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने के सोडा को गर्म करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट, H2O यानी जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये वाला, कि बेकिंग सोडा से धावन सोडा कैसे प्राप्त करेंगे। बेकिंग सोडा से धावन सोडा कैसे प्राप्त करेंगे, तो प्राप्त करना है तो बेकिंग सोडा से देखेंगे, ये बेकिंग सोडा है और यही धावन सोडा है। तो हम क्या करेंगे, 2NaHCO3 है, अब इसी को हम गर्म कर देंगे। ठीक, गर्म करेंगे तो हमको मिल जाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अब यहाँ पे जो Na2CO3 मिला है, Na2CO3 मिला है, इसको हम जल में घोल देते हैं और जल में घोलकर इसका पुनः क्रिस्टलीकरण कर लेते हैं।
यानी जल के साथ फिर क्रिया इसका कराते हैं और फिर क्रिस्टल के रूप में उसको कन्वर्ट करते हैं, तो यह बन जाता है Na2CO3 इंटू 10H2O, और इसी को हम कहते हैं धावन सोडा। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा से धावन सोडा बनाने के लिए सबसे पहले उसको गर्म करेंगे तो हमको निर्जल सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। निर्जल सोडियम कार्बोनेट को हम जल में घोल करके पुनः उसका क्रिस्टलन करेंगे, जिसके फलस्वरूप हमको धावन सोडा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है धावन सोडा से बेकिंग सोडा, यानी सोडियम कार्बोनेट से अब बेकिंग सोडा बनाना है। तो यही है, देखिए सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर लेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 34 के लिए क्या हो जाएगा, धावन सोडा यानी Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, यानी सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो हमको NaHCO3 यानी खाने का सोडा मिल जाएगा। इस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग पाउडर पर आधारित सारे प्रश्नों को हमने हल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धावन सोडा का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखना है और बनाने की विधि का केवल रासायनिक समीकरण देना है। तो ये सारे जो क्वेश्चन हमने 35, 36, 37 और 38 नंबर पर लिखा है, ये सभी जो हैं वो किसी न किसी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं और सभी धावन सोडा पर आधारित हैं। तो हम धावन सोडा को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चनों का आंसर आसानी से दे देंगे। तो सबसे पहले देखेंगे धावन सोडा। तो धावन सोडा देखिए क्या है, धावन सोडा, इसको हम वॉशिंग सोडा इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है, और अगर इसके रासायनिक नाम की बात करें, रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट या सिर्फ हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, अगर इसका रासायनिक सूत्र की बात करें, हम इसकी बात करें, रासायनिक सूत्र की बात करें, एक अणुसूत्र की बात करें, तब इसका जो रासायनिक अणुसूत्र होगा, देखिए क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट के एक अणु में 10 जल के अणु उपस्थित होते हैं, उसको हम कहते हैं धावन सोडा। अगर इसको प्रयोगशाला में बनाना है तो हम क्या करेंगे, प्रयोगशाला विधि पहले लिख लेते हैं। प्रयोगशाला, ठीक है, प्रयोगशाला विधि में हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, 2NaOH लेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमको मिल जाता है Na2CO3 प्लस H2O, एक्वस फॉर्म में ये मिलेगा। ठीक है, अब ये जो सोडियम कार्बोनेट मिलता है इसका हम वाष्पन कर लेते हैं, वाष्पन करते हैं, या सोडियम कार्बोनेट जो एक्वस फॉर्म उसका हम वाष्पन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, Na2CO3 प्लस 10H2O, एरो दे देंगे तो मिल जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी हमको धावन सोडा मिल जाएगा। ये हो गया धावन सोडा बनाने की विधि। अगर हम क्या करते हैं, एक विधि और लेते हैं जिसको हम औद्योगिक विधि कहेंगे। औद्योगिक विधि, तो औद्योगिक विधि में हम क्या करते हैं, पहले तो सोडियम क्लोराइड लेंगे और उसके जलीय विलयन में हम क्या करेंगे, देखेंगे 3 स्टेप में जाएगा। क्या करेंगे, पहले हम NaCl लेंगे, फिर जल लेंगे यानी इसका जलीय विलयन लेंगे, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और फिर NH3 गैस प्रवाहित करेंगे तो हमको मिलेगा 2NaH
CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा ना, दूसरा स्टेप लेंगे 2NaHCO3, इसको हम गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो ये हमको देगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अब यहाँ पर जो सॉलिड फॉर्म में सोडियम कार्बोनेट मिला है, इसको हम क्या करेंगे, जल में घोल करके उसका पुनः क्रिस्टलन करेंगे। यानी सोडियम कार्बोनेट फिर से लेंगे और इसको हम पानी में घोलेंगे 10H2O, और फिर उसको हम क्रिस्टल के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो हमको मिल जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O, धावन सोडा हमको मिल जाएगा। इस तरह से हम धावन सोडा को प्रयोगशाला में बना सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अब कह रहा है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम, तो धावन सोडा का रासायनिक नाम देखिए सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। उसका अणुसूत्र लिखना है तो Na2CO3 इंटू 10H2O। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 2015, 2016, 2019, 2012, 2015, 2020, लेकिन यह क्वेश्चन जो है वह 2020 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनाने की विधि का केवल रासायनिक समीकरण देना है। तो एक कोई भी विधि, चाहे ये वाली विधि लिख सकते हैं या फिर ये वाली विधि लिखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36, क्या कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को हम देखेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 के जली विलयन में प्लस H2O प्लस क्या करते हैं CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, देखिए तो ये हमको मिलेगा 2NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा प्राप्त होता है। ठीक है ना, 3 दूना 6, 2 1 3 दूना 6। ठीक, यानी सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो हमें खाने का सोडा प्राप्त होता है। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 को देखें, क्या कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन की प्रवृत्ति क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी एक ऊर्ध्वपातन गुण को प्रदर्शित करने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। अब ऊर्ध्वपातन पदार्थ कौन होते हैं, जिनको हम ऊर्ध्वपातज यानी सब्लिमेट कहते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जिनको गर्म करने पर वह द्रव में न बदल करके सीधे गैस में बदल जाते हैं, उन्हें हम ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। और ऊर्ध्वपातज पदार्थों के सीधे गैस में बदलने की जो प्रवृत्ति है उसी को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो एक ऊर्ध्वपातज गुण को प्रदर्शित करने वाले पदार्थ का नाम लिखना है तो हम लिख सकते हैं NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, या इसी को हम कहते हैं नौसादर। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपके बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछ सकता है, 1 नंबर के क्वेश्चंस में भी पूछ सकता है, 2 नंबर के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अतिरिक्त आयोडीन और ब्रोमीन भी एक ऐसे तत्व हैं जो ऊर्ध्वपातज पदार्थ होते हैं, यानी वो भी ऊर्ध्वपातन के गुण को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछा है, बहते हुए रक्त को रोकने के लिए एक उपयोगी लवण का नाम लिखिए। तो देखे होंगे कि नाई की दुकान पर जब दाढ़ी या बाल बनाते हुए कहीं कटता है तो वो एक फिटकरी पदार्थ रखता है, उसको लेकर के उस पर लगा देता है जिससे ब्लड का बहना बंद हो जाता है। तो बहते हुए रक्त को रोकने के लिए हम फिटकरी यानी पोटास एलम का प्रयोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 आता है, साधारण फिटकरी का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए और जल मिलाने का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन यही है, फिटकरी, तो फिटकरी को देखें क्या कहते हैं, पोटास एलम। और अगर साधारण फिटकरी की बात करें, साधारण फिटकरी जिसको हम कहते हैं क्या, पोटास एलम। ठीक है, अब कह रहा है इसका रासायनिक नाम लिखिए, तो रासायनिक नाम लिख लेते हैं, रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम क्या होता है, तो देखिए
फिटकरी का रासायनिक नाम होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। और अगर इसके अणुसूत्र की हम बात करें, यानी लिख दें अणुसूत्र, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि साधारण फिटकरी का अणुसूत्र क्या होता है। तो देखेंगे K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। इस सूत्र को ध्यान से देखें, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। यह पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट यानी साधारण फिटकरी का अणुसूत्र होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लेंगे, याद कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या कहता है, जल मिलाने पर इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम जल मिलाने पर इस पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखते हैं। तो हम ले लेंगे K2SO4, देखिए K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। अब इसमें हम क्या करेंगे, जल मिलाएंगे। जल मिलाएंगे तो जल मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O अलग हो जाएंगे। अलग होने के पश्चात फिर क्या हो जाएगा, K2SO4 अपने आयनों में वियोजित हो जाएगा, यानी 2 पोटेशियम आयन प्लस SO4 सल्फेट आयन में वियोजित हो जाएगा। इसी प्रकार आपका Al2SO4 भी, Al2SO4 का जो होल थ्राइस है ये भी अपने आयनों में वियोजित हो जाएगा, यानी 2Al प्लस 3 चार्ज प्लस 3SO4 पर -2 चार्ज ऐसे हो जाएगा। लेकिन एल्युमिनियम सल्फेट का क्या हो जाता है, जल में अपघटन भी हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आपका प्रबल अम्ल H2SO4 का निर्माण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप पूरा जलीय विलयन जो होता है वो अम्लीय हो जाता है। कैसे, अब देखेंगे इसका जल अपघटन कैसे होगा, एल्युमिनियम सल्फेट का जल अपघटन हो जाएगा इसका कैसे, तो Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 6H2O के साथ ये क्रिया कर जाएगा, और ज्यों ही क्रिया करेगा तो बना देगा 2AlOH का होल ट्वाइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, और फिर क्या बना देगा, यहां पर देखेंगे 6 यानी 3H2SO4, ये 3H2SO4 यहां बन जाएगा। इस तरह से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार है, और ये H2SO4 क्या है, प्रबल अम्ल है। इसलिए जो जलीय विलयन होगा, जो जलीय विलयन होगा उसकी प्रवृत्ति जो हो जाएगी वो अम्लीय हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एल्युमिनियम जो सल्फेट है, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट यानी फिटकरी का जो जलीय विलयन होता है उसकी प्रवृत्ति अम्लीय होती है या क्षारीय होती है, या पूछ सकता है कैसा होता है। तो आप लिखेंगे कि पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट यानी फिटकरी के जलीय विलयन का जो प्रवृत्ति होती है वह अम्लीय होती है, क्योंकि एल्युमिनियम सल्फेट जल के साथ जल अपघटन करके प्रबल अम्ल H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्लीय लवण। अब अम्लीय लवण क्या होते हैं, एक तो साल्ट होते हैं, जैसे हमने लिखा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये साल्ट है। Na2SO4 ये भी साल्ट है। MgCl2 ये भी सब साल्ट है। लेकिन अम्लीय लवण क्या होते हैं, तो ध्यान देंगे, ऐसे लवण जिसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं उन्हें हम अम्लीय लवण कहते हैं। यानी साल्ट तो होते हैं लेकिन उनमें 1 या 2 परमाणु हाइड्रोजन के उपस्थित रहते हैं। जैसे इसी को हम अगर अम्लीय में बदलना है तो देखिए क्या हो जाएगा, NaHCO3। अब ये साल्ट होने के बावजूद इसमें हाइड्रोजन उपस्थित है, इसलिए इसको हम अम्लीय कहेंगे। अगर लिख सकते हैं NaHSO4 तो ये भी अम्लीय हो जाएगा। अगर लिख दें हम MgHSO4 तो ये भी अम्लीय लवण हो जाएगा। अगर लिख दें CaHSO4
तो ये भी अम्लीय लवण हो जाएगा। तो याद रखेंगे ऐसे साल्ट जिसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं उन्हें हम अम्लीय लवण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम एसिटिक अम्ल लिखेंगे, इसका अणु सूत्र देखिए कैसे, CH3COOH। तो इसमें जो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है वह सिर्फ और सिर्फ एक है, यानी अम्लीय हाइड्रोजन जो होगा उसकी जो संख्या है वह कितनी होगी, एक होगी। क्यों? क्योंकि देखेंगे CH3COOH को जब जल में हम डालेंगे तो यह वियोजित हो जाएगा CH3COO माइनस में, और केवल एक हाइड्रोजन आयन के रूप में, धन आयन के रूप में होता है। इसलिए इसमें जो हाइड्रोजन, अम्लीय हाइड्रोजन होगा उसकी संख्या होगी वो एक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बनाना। अब किसमें बताना है, H2SO4 में। तो इसमें देखेंगे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ये जो 2 है तो यही इसकी संख्या 2 होगी। अम्लीय परमाणुओं की संख्या, अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बराबर हो जाएगी 2। क्यों? क्योंकि जो ही H2SO4 लेंगे और इसको जल में जब घोलेंगे तो यह जल में अपने हाइड्रोजन आयन, 2 हाइड्रोजन आयन देगा और प्लस SO4 माइनस में, तो ये जो 2 हाइड्रोजन है यही अम्लीय परमाणु, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन की प्रवृत्ति क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये सल्फर डाई SO2 है प्लस H2O से क्रिया करेगा तो बनाएगा H2SO3, सल्फ्यूरिल अम्ल बना लेता है, सल्फ्यूरिल अम्ल बना लेता है। जब ये अम्ल बन जाएगा इसलिए इस जलीय विलयन की प्रवृत्ति भी क्या हो जाएगी, अम्लीय हो जाती है। ठीक है, इसकी प्रवृत्ति यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन की जो प्रवृत्ति हो जाएगी वो अम्लीय हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान करके इसको पढ़ेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी इसको हम कहते हैं POP का नाम आप सुने होंगे, इसी को हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि का एवं उसका उपयोग लिखना है। तो बनाने की विधि देखें क्या है, बनाने की विधि हम क्या करते हैं, जिप्सम लेते हैं, CaSO4 इंटू 2H2O, इसको हम कहते हैं जिप्सम। ध्यान देंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जिप्सम है। इसको हम गर्म करते हैं 373 केल्विन ताप पर, तो बनता है CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 1/2 इससे बाहर हो जाता है और इसी को हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अगर इसके रासायनिक नाम की बात करें तो इसका नाम होगा कैल्शियम, देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो याद रखेंगे प्लास्टर का जो रासायनिक नाम होगा उसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, और सूत्र जो होगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो इस तरह से हम प्रयोगशाला में क्या करेंगे, जिप्सम को लेकर के 373 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट प्राप्त हो जाता है। अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग की बात करें, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग क्या करते हैं, हम मूर्तियों को बनाने में भी करते हैं। दूसरा, खिलौनों को बनाने में भी हम क्या करते हैं, हड्डी टूट जाती है तो उसको प्लास्टर करने के लिए आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। चौथा, घरों को सुंदर दिखाने के लिए यानी घरों के सौंदर्यीकरण में भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। तो ये मुख्य रूप से 4 विशेषताएं, मूर्तियों को बनाने में, खिलौनों को बनाने में, हड्डी टूट जाने पर अस्थिरोग का जो डॉक्टर होता है वो उस पर जो प्लास्टर करता है उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के द्वारा ही करता है, और घरों का POP यानी सौंदर्यीकरण करने में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है।
अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उदासीनीकरण देखें क्या है, यहाँ पर हमने परिभाषा लिख दिया है। उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन इसको कहते हैं। तो अम्ल तथा क्षारकों के परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनने की जो घटना होती है, जो क्रिया होती है, उसी को हम उदासीनीकरण कहते हैं। यानी जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण के साथ साथ निश्चित रूप से जल का निर्माण करते हैं, तो उस क्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे देखेंगे क्या होगा, इसको समझ लीजिए। अम्ल है और प्लस क्षार है, जब आपस में क्रिया करके लवण बनाए और साथ में जल अवश्य बनाए, तो इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अगर कोई ऐसा अम्ल और क्षार का रिएक्शन है जिसमें केवल साल्ट बनता है, तो वह अभिक्रिया उदासीनीकरण की अभिक्रिया नहीं कहलाएगी। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर अम्ल के रूप में HCl और प्लस NaOH के साथ हमने इसकी क्रिया करा दी, तो देखेंगे क्या बनेगा। देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ का जो ऋणायन है वह इसके धनायन के साथ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा NaCl प्लस H और O बच गए, तो मिलकर के बना देंगे H2O। तो यह रासायनिक अभिक्रिया आपकी उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाएगी। इसी तरह से अगर दूसरा कोई ले लेते हैं, अगर यही ले लेते हैं H2SO4 ले लेते हैं, इधर H2SO4 हमने ले लिया और फिर हमने ले लिया 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। तो अब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो कैसे होगी, देखिए ये धनायन इसके ऋणायन के साथ जुड़ेगा, तो बन जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट साल्ट बन गया, और H2 और O और H2 मिलकर के बन जाएगा 2H2। इस तरह से यह रासायनिक अभिक्रिया भी आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया ही कहलाएगी। अगर कोई और ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं H2SO4 प्लस MgOH का होल ट्वाइस, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तो MgSO4 बन जाएगा। इधर MgSO4 ये हो गया आपका लवण प्लस OH2 और यहाँ पर H2 बना, तो बच गया 2H2O। तो ये सभी रासायनिक अभिक्रियाएं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे। अम्ल तथा क्षारकों के परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनने की क्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल आपके सामने रखे गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये निश्चित रूप से आपके पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है वह है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम लिखिए। तो कास्टिक सोडा का अगर रासायनिक नाम की हम बात करें तो इसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अगर इसके रासायनिक अणुसूत्र की बात करें तो ये होता है NaOH। NaOH को हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को हम कहते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। लेकिन इसी से एक और मिलता जुलता क्वेश्चन है कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास। तो कास्टिक पोटास की अगर बात करें तो इसको हम कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यानी इसका जो अगर हम रासायनिक सूत्र की बात करें तो ये होता है KOH। KOH को हम कास्टिक पोटास कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और कास्टिक सोडा को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जिसका रासायनिक अणुसूत्र होगा NaOH। इस तरह से हमने इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। और यदि हमने इस वीडियोस को ध्यान से देखा था तो इस चैप्टर से आने वाले सभी क्वेश्चन को हम आसानी से कर लेंगे। अब इसके बाद इस चैप्टर से चुने हुए कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 होगा क्षारक किसे कहते हैं, किन्हीं दो क्षारकों का नाम लिखिए। दूसरा लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, दो क्षारों तथा दो अम्लों का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, विरंजक चूर्ण तथा फिटकरी का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता
10⁻³ मोल प्रति लीटर है, तो उस विलयन का पीएच मान तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचक किसे कहते हैं, किन्हीं दो सूचकों का नाम लिखिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो होगा वह होगा कि उदासीनीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो इस वीडियो को देख करके अपनी बोर्ड परीक्षाओं में लाभ ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।